जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का 30 डेज टारगेट सीरीज चल रहा था, उसका हम लोग डे 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो डे 3 में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स को देखेंगे। सभी की टाइमिंग आपको ऊपर में दिख रही होगी। अगर आप जैसे हिस्ट्री कर लेते हैं, अगर आपका ज्योग्राफी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। कितने मिनट पर, कितने सेकंड पर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला, वो सब आप लोगों का ऊपर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। केवल एक ही वीडियो में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तीनों को कवर, चारों को कवर किया जाता है। और ये इसका डे 3 होने वाला है। इसके पहले भी मैंने डे 1, डे 2 चैनल पे अपलोड कर दिया है। काफ़ी सारे बच्चे उसको पसंद कर रहे थे, आप लोग भी उसको देखिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपकी परीक्षा की तैयारी अधूरी रह जाएगी। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था? जो प्रथम रोमन सम्राट था वो था आपका ऑगस्टस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा सवाल में बोला जा रहा है प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? तो कौन से महाद्वीप में नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका में नहीं था, बाकी सभी में था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो रोम में प्रचलित चांदी का जो सिक्का था वो दिनारियस कहलाता था। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? तो किसने बनाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन ने। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? तो ये जो पौधा कहलाता था पेपायरस कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगस्टस का एक अन्य नाम आपको बताना है कि अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था। तो अगस्टस का जो एक अन्य नाम था वो था ऑक्टेवियन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अगस्टस कब शासक बना? तो अगस्टस जो शासक बना था वो 27 ईस्वी पूर्व में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं? अगस्टस के साम्राज्य को कहा जाता है प्रिंसिपी, है ना, प्रिंसिपेटस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपेटस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी कुस्तुनतुनिया में। ठीक है, कुस्तुनतुनिया में, याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? तो रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र का काल था वो 509 बीसी से 27 बीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संत ऑगस्टिन किस नगर के बिशप थे? संत ऑगस्टिन जो थे वो किस नगर के बिशप थे? तो हिप्पो नगर के। किस नगर के थे? हिप्पो नगर के थे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? तो एकल परिवार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, एम्फोरा किसे कहते थे? एम्फोरा जो था वो किसको कहते थे? तो मटके या कंटेनर को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मैपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे? तो मैपालिया रोमन साम्राज्य में जो कहा जाता था वो झोपड़ी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इक्वाइट्स क्या थे? इक्वाइट्स जो थे वो क्या थे आपको बतानी है, तो अश्वारोही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ था आपका 711 एडी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग इस्लाम के विस्तार को। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑगस्टस के शासनकाल को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, सीनेट में किसका बोलबाला था? सीनेट में किसका बोलबाला था? तो अभिजात वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? तो किस रोमन सम्राट ने देखा था? ऑप्शन नंबर डी, ट्राजन ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक किसकी पूरी अवधि को क्या कहते हैं, है ना?
मतलब कि भाग की पूरी जो अवधि थी इसको हम लोग कहते क्या हैं, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कहा जा रहा है रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परवर्ती साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका 226 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका लैटिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा ऑक्टेवियन, ऑप्शन नंबर ए। ये था आपका हिस्ट्री के 25 टॉप 20 सवाल, यानी कि टॉप 25 सवाल हमने आपसे इसमें पूछा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सवाल होंगे, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला सवाल है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो कौन सा सिद्धांत है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिग बैंग थ्योरी। वो कौन सा सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत आपका कहलाता है बिग बैंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत व्यय राशि के परिकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका इमैनुअल कांट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था। निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था, तो लाप्लास से था, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि इनमें से किस परिकल्पना में ये कहा गया कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका निहारिका परिकल्पना में कहा गया था, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, 1796 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। आप ये मत सोचो कि इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, सवाल को वो शॉर्ट कर देगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि सवाल कहाँ से पूछा गया, इसलिए पूरा ध्यान से समझिएगा। ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। ये तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। ये कथन किसने प्रस्तुत किया था। बात समझ में आई, पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया क्या इस पर रिसर्च था। तो ये कथन को जो प्रस्तुत किया था ये किया था आपका चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है कि द्वैतारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे जो कथन सही है वो आपको बतानी है। तो ब्रह्मांड में सूर्य के साथ एक और तारा का होना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं 1920 ईस्वी में ये किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये कहा था एडविन हब्बल ने। ठीक है, अगला सवाल है बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कहा जा रहा है कि पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बिग बैंग होने के आरंभिक दिन के अंतर्गत है ना, यानी बिग बैंग जो प्रारंभ हुआ था उसके जो है अंतर्गत हुआ था। यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, आइए, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी। तो बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी घटना घटित हुई थी। तो तापमान 4500 डिग्री से कम हो गया था, परमाणविक पदार्थ का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रह्मांड के विस्तार से क्या तात्पर्य है आपको बतानी है। तो ब्रह्मांड का जो विस्तार से तात्पर्य है वो है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। तो ये संकल्पना को प्रस्तुत किया था होयल ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या है आपको बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो है ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं।
तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। तो तारों का निर्माण हुआ है आपका 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है बतानी है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो 14,95,98,00,000 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष कितना है। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष के बताना तो केवल 8.311 प्रकाश वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। सौर मंडल का जनक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा निहारिका को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कहा जा रहा है आपसे कि बताइए, कहा जा रहा है कि सौरमंडल के 8 ग्रहों में किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। यह सवाल बार बार एग्जाम में आपका आता है, तो ध्यान से याद रखना है। सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह, यानी मान लीजिए कि आपका ये सूर्य है। अब सूर्य से दूरी के अनुसार जो सबसे पहले 4 ग्रह आएंगे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब जो आते हैं ये सब क्या कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जिस अधिकार का वर्णन किया गया है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भाग 4 में। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे एक सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि किनके विचारों से ये प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों निहित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ज्योतिबा राव फुले। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। तो संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है वो आपको बतानी है। तो वो जो अनुच्छेद है आपका वो हो जाएगा 300 ए में। किस में शामिल है? 300 ए में शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, याद रखिएगा। तो भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद के कारण जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया था ये आपको बतानी है। तो अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया था, या फिर कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है। तो अस्पृश्यता से संबंधित है। ये दो तरह से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, अनुच्छेद 21 ए को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनुच्छेद 29 व 30 में किसका उपबंध है। तो अनुच्छेद 29 व 30 में जो उपबंध है वो है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि कारखाने में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मानव के द्रव्य व्यापार और बलात्सर्म यानी बालक श्रम होगा, और बालक श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन रिट जारी कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अधिकार पृष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो इकोनॉमिक के कुछ सवाल होंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका कि चर एक ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किसी गुण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में डैश हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा भिन्न भिन्न हो सकता है। यहाँ पे हम लोग जो फिल करेंगे वो भिन्न भिन्न फिल करेंगे। अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी, याद रखिएगा, अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेक्षण। क्या कहते हैं उसको, प्रेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि आंकड़े वे साधन हैं जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को डैश में सहायक होते हैं। तो समस्या को डैश को समझने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सांख्यिकी आंकड़े में मुख्यतः कितने स्रोत हैं। तो सांख्यिकी आंकड़े में जो मुख्यतः स्रोत हैं वो हो जाएगा आपका 2 स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, वह व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्रित करता है वो डैश कहलाता है। तो जो व्यक्ति आंकड़े को एकत्रित करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग शोधकर्ता कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ों को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं आपको बतानी है। जो प्राथमिक आंकड़े होंगे वो गणनाकार द्वारा एकत्रित होते हैं। याद रखिएगा, गणनाकार द्वारा एकत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है कि जिन आंकड़ों का प्रयोग करने पर समय और धन की बचत होती है वो क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीयक आंकड़े। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं आपको बताना है। तो जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो समाचार पत्रों से संकलित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, दोनों नहीं होगा, समाचार पत्रों से संकलित होते हैं। तो 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे कि पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त आंकड़े या समंक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सब क्या है, द्वितीयक आंकड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग सोहन अपनी अध्ययन के लिए करता है तो सोहन के लिए वो आंकड़ा डैश कहलाएगा। तो सोहन के लिए जो वो आंकड़ा कहलाएगा वो द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है। अब जो सर्वेक्षण होता है उसका उद्देश्य बताना है तो आंकड़ों का संग्रहण करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आंकड़ा संग्रह करने की विधि है। अब आंकड़ा संग्रह करने की विधि यहाँ पे आपको पहचाननी है। तो टेलीफोन और साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रचलित साधन क्या है। तो इसका जो सबसे प्रचलित है साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या है। तो एक अच्छी प्रश्नावली का जो गुण है वो आपको बतानी है। प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होनी चाहिए, प्रश्न उचित क्रम में होनी चाहिए, उपरोक्त में से सभी। ये सब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ जनगणना करा रहे हैं तो एक फॉर्म लेते हैं ना, फॉर्म में प्रश्न रहता है आपके कितने बच्चे हैं, आपका मकान पक्का का है, क्या आपका मकान पक्का का है, हाँ तो यस, ना तो नो। तो वही सब बता रहा है कि जब कोई आंकड़ा आप लेते हो तो उसका जो प्रश्नों की जो संख्या है वो सीमित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 200-300 क्वेश्चन पूछ लेंगे तो उसका आंसर कौन करेगा बैठ करके। प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हो। प्रश्न उचित क्रम में होना चाहिए, जैसे कि आप नाम से शुरू करो, फिर फादर का नेम में जाओ, मोहल्ले में जाओ, शहर में जाओ, घर में जाओ, फिर उसके बाद बिजनेस में जाओ, मतलब एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है ना। तो उपरोक्त में से सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, यानी कि होगा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी ही होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो।
यहाँ पर देखिएगा कॉर्नर पे आपको यहाँ पे जो आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप इस सीरीज के सभी वीडियो को वहाँ पे आसानी से देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।